नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 की सीरीज को, जो मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि एमपीपीएससी ने इस यूनिट के लिए हमें क्या सिलेबस प्रदान किया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की जनजातियों में उनकी विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां एवं घुमंतू जातियां। दोस्तों, जनजातियों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं, इसकी चर्चा भी इसके अंतर्गत हमें करनी है। फिर मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, जिसके अंतर्गत जनजातीय परंपराएं, उनकी विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य की चर्चा करनी है। फिर दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, इनकी चर्चा भी हमें करनी है, क्योंकि सिलेबस में इसको शामिल किया है। फिर दोस्तों, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, उनसे संबंधित प्रकाशन को भी सिलेबस में शामिल किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो कुल इतने बिंदुओं पर हम इस सीरीज में आपसे चर्चा करेंगे। और दोस्तों, हमारी इस चर्चा का आधार होगा परीक्षा धाम पब्लिकेशन की यूनिट 10 की पुस्तक, जो कि जनजातियों के संबंध में है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, जो कि है मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे अनुसूचित जनजातियां, उनकी विशेषताओं के बारे में। अनुसूचित क्षेत्रों की चर्चा हम करेंगे। जनजातियों का प्रादेशिक वितरण, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। जनजातियों के क्षेत्रीय वितरण की चर्चा करेंगे। फिर जनजातियां एवं संकेंद्रण जिले, इनको भी हम देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम भारत और मध्य प्रदेश में जनजातियों की तुलना भी करेंगे। फिर दोस्तों, गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्यों की हम चर्चा करेंगे, जिनका सीधा सा संबंध है। कुछ ऐसे तथ्यों को हम जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक। फिर अंत में अभ्यास पुस्तिका अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम देखेंगे। ठीक। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे सामने दर्शाया गया मानचित्र। दोस्तों, इस मानचित्र में आप पाएंगे किस जनजातीय एरिया को हम किस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो यहां से ऊपर का एरिया है वह उत्तरी जनजातीय क्षेत्र है। स्वाभाविक सी बात है, मध्य प्रदेश में जिस आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन दिशाओं के आधार पर किया गया है, उसी आधार पर जनजातीय एरिया कहा जाएगा। पूर्वी क्षेत्र के एरिया को पूर्वी जनजातीय क्षेत्र, इस पर्टिकुलर रीजन को दक्षिण मध्य जनजातीय क्षेत्र कहते हैं। और ये दोस्तों, पश्चिमी जो हिस्सा मध्य प्रदेश का है, उसे हम कहेंगे पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र। ये तो स्वाभाविक सी बात है, सभी विद्यार्थी जानते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों, मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं, तो इस फैक्ट को आप ध्यान रख सकते हैं। फिर दोस्तों, जैसा कि हमने चर्चा की थी कि सबसे पहले हमारा टॉपिक कौन सा होगा, अनुसूचित जनजातियां। तो पहली बात जो हम पहले ही देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, इस फैक्ट को याद रखना है। फिर दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों के उपजातियों को मुख्य जाति के साथ रखते तो यहां कुल 43 जनजातियां पाई जाती हैं। सीधी सी बात, आसान शब्दों में कहें तो मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितनी जनजातियां हैं, तो कुल जनजातियों की संख्या है 43। और इन 43 जनजातियों में दोस्तों, जनजातियों को
जो मुख्य जनजाति है और जो उसकी उपजनजातियां हैं उन सबको शामिल करके एक माना गया है। और इस प्रकार से सभी जनजातियां और उनकी जो ब्रांचेस हैं, उपजनजातियां हैं, उनको इस प्रकार से एक यूनिट मान के कुल कितनी जनजातियां हैं? कुल 43 जनजातियां मध्य प्रदेश में वर्तमान में है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जनसंख्या की बात करें तो वही 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी की कुल जनसंख्या है 153,17,000, मतलब 1.53 करोड़ मध्य प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। इसको आपको ध्यान रखना है। कितने फैक्ट की हमने चर्चा कर ली। सबसे पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। दूसरी बात, कुल कितनी जनजातियां पाई जाती हैं? तो कुल 43 जनजातियां पाई जाती हैं। और दोस्तों इस 43 संख्या में जनजातियों की उपजनजातियों को भी शामिल कर लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल गौड़ जनजाति है, उसकी मान लो कुछ उपजनजातियां भी हैं या उपजातियां भी हैं, तो उन उपजातियों को गौड़ में ही कंसीडर करके जोड़ा गया है। इस प्रकार से कुल 43 जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक, अब जनसंख्या की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 153.17 लाख एसटी जनसंख्या है, या करोड़ में बात करें तो 1.53 करोड़ मध्य प्रदेश में एसटी की कुल आबादी है। ठीक, यदि हम बात करें जनजातियों की विशेषताओं की तो दोस्तों समाज में सर्वोत्तम कार्यात्मक निर्भरता इन पर रहती है। मुख्य आर्थिक कार्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं इनके। जनजातियों का अपना परंपरागत कानून होता है। इन कानूनों की चर्चा, जो उनकी परंपराएं हैं, हम अपनी सीरीज में आगे जरूर करेंगे। इस बात को लेकर आपको निश्चिंत रहना है कि सर ने तो कह दिया कि जनजाति का अपना परंपरागत कानून है। अब भाई कैसा कानून है, क्या है, इसकी डिटेलिंग भी हमें आगे चल के करनी है। ठीक, बोली में प्रादेशिक भिन्नता होती है। और दोस्तों राजनीतिक दृष्टि से संगठित एवं पंचायत का प्रभावशाली संघ होता है। तो ये कुछ जनजातियों की विशेषताएं हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करनी है जो इस टेबल में दर्शाए गए हैं। जनजातियों के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ठक्कर बापा ने इन्हें आदिवासी नाम से संबोधित किया। महात्मा गांधी ने क्या कहा दोस्तों? गिरिजन कहा। ग्रियर्सन ने पहाड़ी जनजाति कहा। डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहा। डॉक्टर दास एंड दास ने विलीन मानवता कहा। भारतीय संविधान ने अनुसूचित जनजाति कहा। इतने नाम आपको ध्यान रखने हैं और किसने प्रदान किए वो भी ध्यान रखना है। फिर से देख लेते हैं। आदिवासी किसने कहा? ठक्कर बापा ने कहा। गिरिजन किसने कहा? महात्मा गांधी। पहाड़ी जनजाति कहा है ग्रियर्सन ने। पिछड़े हिंदू कहा है डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये ने। विलीन मानवता कहा है डॉक्टर दास एंड दास ने। और अनुसूचित जनजाति कहा है भारतीय संविधान में। तो दोस्तों जो भी फैक्ट मैं आपको बताऊंगा उसके संबंध में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा आगे, तो जिनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देने हैं। और दोस्तों हमारी इस सीरीज को आपको अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक साझा करना है ताकि वे भी हमारी इस सीरीज का अपने एग्जाम की तैयारी में समुचित लाभ ले सकें। ठीक, अब चर्चा करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की जनजातियों के प्रादेशिक वितरण के बारे में। तो जैसे कि हमने सबसे पहले मैप में देखा था किस प्रकार से कैटेगराइजेशन किया गया है मध्य प्रदेश का, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम फिर से देखते हैं। पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र हमने देखा था, पूर्वी जनजातीय क्षेत्र देखा था, दक्षिण मध्य जनजातीय क्षेत्र देखा था और उत्तरीय चंबल जनजातीय क्षेत्र देखा था। अब एक एक करके विस्तार से हमें इनकी चर्चा करनी है। दोस्तों आपको एक बात जरूर याद रखनी है, पूरी एमपीपीएससी की तैयारी में स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम के लिहाज से बहुत सारे फैक्ट होते हैं
तो विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सर किन फैक्ट को छोड़ना है, किन फैक्ट को याद ज़्यादा आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी है, लेकिन सबसे पहले उन फैक्ट्स को याद रखना है जो ज़्यादा आवश्यक हो, जो प्रश्न सभी विद्यार्थी सही कर रहे हो। उन प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना। यदि आपने उन प्रश्नों को गलत कर दिया तो आप सीधे कंपटीशन से बाहर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे ऐसे फैक्ट हो सकते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, आपने ऊपर ऊपर के फैक्ट में कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया और गहराई वाले फैक्ट याद है, तो जो आसान प्रश्न है वहीं से आपकी गलतियां शुरू हो जाती है। फिर जो गहराई वाले प्रश्न होंगे उसमें स्वतः कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एक साधारण से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे घर का एड्रेस जानना चाहते हैं। आपने देख लिया किस स्टेट में रहते हैं, किस जिले में रहते हैं, किस कॉलोनी में रहते हैं, किस गली में रहते हैं, मकान नंबर क्या है। आपको इतनी सारी चीजें पता है, कहाँ से मैंने पढ़ाई करी है, मैं कहाँ घूमने गया था, आप सब जानकारी रखते हैं और आप मेरा नाम ही भूल जाएं। जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी, यदि आपको मेरा नाम ही याद नहीं होगा तो फिर मेरे घर के पते का या मैं कहाँ घूमने गया था, इस चीज को जानने की सार्थकता खत्म हो जाएगी। आप उस चीज को जानकर भी क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आगरा घूमने गया, आपको यदि पता होगा कि रजत सर आगरा घूमने गए थे, तो बेसिक फैक्ट आपको रजत याद है, तब तो आप आगरा से लिंक कर पाएंगे। सिर्फ आपको इतना पता है कि कोई व्यक्ति आगरा घूमने गया था, इसकी क्या सार्थकता है। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले ऐसी चीजों पर ध्यान देना है जो बेहद ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जनजातियां कुल कितनी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? 43। अब जैसे पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में राज्य की 1/3 जनजाति जनसंख्या निवास करती है, इसको ध्यान रख सकते हैं। और जो प्रतिशत है 36.27%, हमें इसको भी ध्यान रखने का प्रयास करना है। लेकिन सबसे पहले 1/3, उससे ऑटोमेटिकली आप गैस कर लेंगे कि लगभग 33 या उससे अधिक की बात की जा रही है। अब फिर दोस्तों, अलीराजपुर की 88.98% तथा झाबुआ जिले की 87% से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है। तो आप इस फैक्ट को जरूर याद रखें कि यदि हम जनजातियों के प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पर है कुल जनसंख्या का? अलीराजपुर में है। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातीय प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। फिर यदि आपको ये फैक्ट याद हो जाए कि 88.98%, तो आप इसे भी ध्यान रख लें, अच्छी बात है। यदि प्रमुख जनजातियों की बात करें, पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र की बात की जा रही है, तो इसमें भील, भिलाला, कोरकू, और दोस्तों भील यहाँ की प्रमुख जनजाति है। आपको ध्यान रखना है, भील भिलाला किस क्षेत्र की जनजाति है? पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र की जनजातियां हैं। ठीक, फिर बात करते हैं दक्षिण मध्य जनजातीय क्षेत्र की। तो दोस्तों इसके अंतर्गत लगभग 23.28% जनसंख्या निवास करती है। और क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, हरदा, बालाघाट, मंडला, नर्मदापुरम, रायसेन आदि जिले दक्षिण मध्य जनजातीय क्षेत्र में आते हैं। और इसके अंतर्गत गोंड, बैगा, कोरकू, प्रधान, भारिया और मुड़िया जनजाति निवास करती है। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है, जो कोरकू जनजाति हम देख रहे हैं दक्षिणी मध्य जनजातीय क्षेत्र में, दोस्तों कोरकू जनजाति पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र में भी कुछ मात्रा में निवास करती है, तो इसको ध्यान रखना है। और आपको इन क्षेत्रों के साथ साथ जनजातियां जरूर याद रखनी है, ताकि बहुत सारे जो फैक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप मैप के माध्यम से, इंटरलिंकिंग के माध्यम से उन प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो वैसा आप कब कर पाएंगे? जब आपको जनजातियों का एरिया मोटे मोटे तौर पर याद होगा। जैसे भील, भिलाला, कोरकू, कुछ मात्रा में कोरकू की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा गौड़, बैगा, कोरकू, प्रधान, भारिया, मुड़िया जो जनजातियां हैं वह दक्षिणी मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ऐसे आप इनको क्षेत्रफल के आधार पर या मध्य प्रदेश के किस हिस्से में पाए जाते हैं उनके आधार पर ध्यान रखेंगे। तो कुछ भौगोलिक लोकेशन के आधार पर जो इनके प्रश्न बनते हैं आप उनको सही कर ले जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं पूर्वी जनजातीय क्षेत्र की। तो दोस्तों पूर्वी मध्य प्रदेश में
राज्य की 14% जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। इस भाग के प्रमुख आदिवासी जिलों की यदि हम बात करें, किस भाग के? पूर्वी जनजातीय क्षेत्र के, तो इसमें शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, कटनी, सीधी और उमरिया शामिल हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र की जनजातियों में साक्षरता का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। तो यहाँ पर आप ये रख सकते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र की जनजातियां हैं, वहां पर जो साक्षरता का प्रतिशत है, जो लिटरेसी रेट है, अन्य क्षेत्र की जनजातियों की तुलना में अधिक है। तो आपको इतना पॉइंट यदि याद है कि जो पूर्वी जनजातीय क्षेत्र की जो जनजातियां हैं, उनमें साक्षरता का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। तो आप ऑटोमेटिकली जब याद करेंगे यह वाला फैक्ट, ये पूर्वी जनजातीय क्षेत्र में कोल, कवार और पनिका जनजाति पाई जाती हैं, तो आप ऑटोमेटिकली रिलेट कर पाएंगे कि इन जनजातियों में भी साक्षरता का प्रतिशत कुछ बेहतर देखने को मिलेगा अन्य जनजातियों की तुलना में। उम्मीद है इतनी चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। अब बात करते हैं उत्तरी या चंबल जनजातीय क्षेत्र की। दोस्तों, इसके अंतर्गत लगभग 1.05% जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, और नाम से समझ में आ रहा है उत्तरी चंबल जनजातीय क्षेत्र, अर्थात इसके अंतर्गत भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, गुना, शिवपुरी आदि जिले शामिल होते होंगे। और दोस्तों, सबसे कम जनजातीय जनसंख्या निवास करती है उत्तरी या चंबल जनजातीय क्षेत्र में। और प्रमुख जनजाति की यदि हम बात करें तो सहरिया दोस्तों इस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। ठीक। और दोस्तों, जो हमने मैप के आधार पर ये जो भौगोलिक वितरण समझा है, आप पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र में पश्चिम के जिले, पूर्वी जनजाति में पूरब के, दक्षिण मध्य में मध्य प्रदेश के उस भौगोलिक स्थिति के जिले, इनको ऑटोमेटिकली शामिल कर सकते हैं। ठीक। अब आपसे प्रश्न है कि किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश की 1/3 जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं इस टेबल की, जिसमें हमारे लिए मध्य प्रदेश में क्षेत्रवार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या दर्शाई गई है वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार। दोस्तों, मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें, सबसे पहले तो आपको इस कंप्लीट रो को, लाइन को याद रखना है कि मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या कितनी है। तो 1,53,16,784, आसान भाषा में 1.53 करोड़ या 153.16 लाख, कुछ भी आप याद रख सकते हैं, चाहे करोड़ में चाहे लाख में, और पूरे डिजिट को भी आप याद रख सकते हैं यदि आप कर सके तो। कितनी जनसंख्या है? 1.53 करोड़ मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या है, जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा कवर करती है? 21.09% कवर करती है। तो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत एसटी आबादी है मध्य प्रदेश की? तो वह है 21.09%। इनकी हिस्सेदारी है कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश में। ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में। तो यहां पर हमने देखा कि लगभग 1/3 अनुसूचित जनजाति की आबादी पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो कि है 36.27%। यदि हम बात करें आंकड़ों में, तो 55,54,666 व्यक्ति पश्चिमी क्षेत्र में निवास करते हैं। आप इस सन को याद रख लें और 1/3 याद रख लें। ठीक, इतने में आपका काम चल जाएगा। फिर दक्षिणी मध्य प्रदेश की, दक्षिणी मध्य क्षेत्र की जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो 23.28% यहां पर कुल एसटी आबादी का निवासरत है। और यदि आंकड़ों में बात करें तो 35,65,673 35,65,673 कुल दक्षिणी मध्य क्षेत्र में एसटी निवासरत है। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो 14.04% और 21,50,235 व्यक्ति। उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो 1.05% और 1,61,448 व्यक्ति उत्तरी क्षेत्र में। यहाँ की मुख्य जनजाति कौन सी है? कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर लिख के बताएं। ठीक। और एक प्रश्न और आपसे है कि भिलाला जनजाति मध्य प्रदेश के
किस जनजातीय क्षेत्र में पाई जाती है। फिर अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों अंचल या क्षेत्र के आधार पर जनजातियों के वितरण की, जिसमें हम मालवा, निमाड़, महाकौशल, बघेलखंड, बुंदेलखंड और चंबल क्षेत्र की जनजातियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप मैप में देख सकते हैं कि इस एरिया को हम चंबल क्षेत्र कहते हैं, इस एरिया को मालवा क्षेत्र कहते हैं, यह दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र है, यह बघेलखंड क्षेत्र जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं दोस्तों, यह महाकौशल क्षेत्र है, और जो यहां पर आप देखेंगे निवाड़ क्षेत्र दक्षिण पश्चिम की ओर आपको लगभग देखने को मिलेगा। ठीक, अब एक एक करके हम इन सभी क्षेत्रों की और वहां की जनजातियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मालवा क्षेत्र की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, मालवा के पठार और नर्मदा घाटी का पश्चिमी क्षेत्र इसमें आपको देखने को मिलेगा। मालवा क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, मालवा के पठार और नर्मदा घाटी का पश्चिमी क्षेत्र, इसको मालवा के अंतर्गत कंसीडर करेंगे। और दोस्तों इस क्षेत्र में भील, भिलारा और बरेला जनजातियां प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेंगी। फिर निमाड़ क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी एवं मध्य भाग, तो ये निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसमें दोस्तों आपके लिए कोरकू, भील, बारेला और गोंड जनजाति प्रमुख रूप से देखने को मिलेंगी। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर हैं। ध्यान रखना है आपको, मालवा क्षेत्र में भील, भिलाला और बरेला, और निवाड़ क्षेत्र में कोरकू, भील, बरेला, गौड़ जनजाति। दोस्तों यह दोनों मध्य प्रदेश के पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र का हिस्सा है, तो आपको यहाँ पर कुछ जनजातियां कॉमन जैसे भील, भिलाला उस पश्चिमी क्षेत्र से मिलती जुलती पाई जाएंगी, कोरकू आदि। ठीक है, फिर बात करते हैं महाकौशल क्षेत्र की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, नर्मदा घाटी एवं मध्य सतपुड़ा क्षेत्र, दक्षिणी बघेलखंड के पठार का क्षेत्र, यह महाकौशल क्षेत्र में आएगा। और यहां पर दोस्तों गौड़, बैगा, फारिया, कोरकू प्रधान ये जनजातियां पाई जाती हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों बघेलखंड के क्षेत्र की। तो दोस्तों उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, रीवा पन्ना का पठार एवं सोन नदी घाटी क्षेत्र बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और इसमें दोस्तों कोल, पनिका, बैगा और गौड़ जनजातियां पाई जाती हैं। फिर बारी आती है बुंदेलखंड क्षेत्र की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, बुंदेलखंड के पठार और केन एवं बेतवा नदी के मध्य का क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र में आएगा। इसमें कौंदवार, सौर और सहरिया जनजातियां पाई जाएंगी। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौंदवार, सौर और सहरिया जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। यहां प्रमुख शब्द आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों। ठीक, फिर बारी आती है चंबल क्षेत्र की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, मध्य भारत के पठार का क्षेत्र चंबल क्षेत्र है, और यहां पर सहरिया, खैरवार और माझी जनजाति प्रमुखता से पाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र की, कि आखिर अनुसूचित क्षेत्र क्या है। ठीक, और इसके बारे में सारी जानकारी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जनजातियों की चर्चा करने के दौरान हम कुछ संवैधानिक पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत संविधान के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 6(1) के अनुसार किस प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहले आप तो इस लाइन को समझ लें कि हमारे संविधान का अनुच्छेद है एक, आर्टिकल 244(1), जो कि संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है। और 5वीं अनुसूची में भी उस 5वीं अनुसूची का जो पैरा 6 का पहला पॉइंट है, उसमें परिभाषित किया गया है अनुसूचित क्षेत्र को। अब क्या परिभाषित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश अनुसार अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो। क्या कहलाएगा अनुसूचित क्षेत्र? जिसे राष्ट्रपति के द्वारा
अपने आदेश के माध्यम से घोषित किया गया हो, ऐसे क्षेत्र को हम कहेंगे अनुसूचित क्षेत्र। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राज्य के संबंध में क्या पाबंद है, इसकी चर्चा भी हमें करनी है। लेकिन सबसे पहले आपको इन बिंदुओं का जरूर याद रखना है कि अनुसूचित क्षेत्र के बारे में चर्चा है आर्टिकल नंबर 244(1) में, जो कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत हमें बात करनी है उसके पैराग्राफ 6 के पहले बिंदु की। ठीक, आर्टिकल नंबर 244(1) 5वीं अनुसूची का पैरा 6 का सब क्लॉज 1, इसको आपको याद रखना है। क्लॉज 6 सब क्लॉज 1, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो कौन करता है भाई अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करता है। अब एक राज्य के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों का विनिर्देश उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। अभी तो हमने ओवरऑल बात कर ली केंद्र के मामले में, ठीक है। अब यदि स्टेट के अंतर्गत बात होगी तो कैसे काम चलेगा? अधिसूचित आदेश तो राष्ट्रपति ही जारी करेगा, लेकिन संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेने के बाद। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। और यदि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इस बात से जरूर अवगत कराएं, ताकि मैं इस ही प्रक्रिया के साथ आपको पढ़ाता रहूं, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन स्वतः ना करूं। ठीक, यदि आप कोई अपने सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप वे भी दे सकते हैं। यदि उनको लागू करना या उनका पालन करना संभव हो सका तो उनको जरूर शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के मानदंडों की यदि हम बात करें तो किस प्रकार से अनुसूचित क्षेत्र घोषित होते हैं, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या? क्षेत्र की सघनता एवं उचित आकार। नंबर 2, जनजातीय आबादी की प्रधानता। नंबर 3, पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन। नंबर 4, एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक या तालुका। तो ये मानदंड है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के, जिन्हें राष्ट्रपति राज्यपाल कंसीडर करते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है भाई, कौन अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है? तो राष्ट्रपति के आदेश से अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक है, और कैसे क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कहेंगे? जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। और राज्य के संबंध में राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश जारी होता है, तब घोषणा की जाती है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। अब बात करते हैं प्रमुख अनुसूचित क्षेत्र आदेश 2003 के आधार पर। तो दोस्तों धार जिले में आपको 3 क्षेत्र ध्यान रखने हैं, सरदारपुर, कुक्षी और मनावर। कौन कौन से अनुसूचित क्षेत्र धार जिले में आते हैं? सरदारपुर, कुक्षी और मनावर। प्रश्न सीधा बन सकता है कि मनावर अनुसूचित क्षेत्र निम्न में से किस जिले में आता है? 4 विकल्प दिए जाएंगे, आपको धार टिक करना होगा। फिर दोस्तों खरगोन जिले में कौन कौन से आते हैं? सेगांव, भीकनगांव, झरनिया और महेश्वर। कौन कौन से खरगोन के परिप्रेक्ष्य में याद रखने? सेगांव, भीकनगांव, झरनिया और महेश्वर। सरदारपुर, कुक्षी, मनावर कहाँ के थे? धार के थे। कौन कौन से थे? सरदारपुर, कुक्षी और मनावर। ये 3 अनुसूचित क्षेत्र कहाँ के हैं? धार के हैं। सेगांव, भीकनगांव, झरनिया और महेश्वर। महेश्वर तो सब जानते हैं, खरगोन का है और दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र है। खंडवा की बात करें तो खालवा और खकनार, ये खंडवा जिले के अनुसूचित क्षेत्र। तीनों की शुरुआत खा से हो रही है, तो आपको याद रखना आसान होगा। बैतूल की बात करें दोस्तों तो भैंसदेही, शाहपुर तहसील, ये बैतूल के अनुसूचित क्षेत्र हैं। और ये प्रमुख अनुसूचित क्षेत्रों की बात की जा रही है, और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर दोस्तों सिवनी की बात करें तो लखनादौन और घनसौर, याद रखना है सिवनी जिले में आते हैं अनुसूचित क्षेत्र लखनादौन और घनसौर। भैंसदेही और शाहपुर तहसील कहाँ के हैं? बैतूल के हैं। खालवा और खकनार कहाँ के हैं? खंडवा के हैं। सेगांव, भीकनगांव, झरनिया और महेश्वर खरगोन के हैं। सरदारपुर, कुक्षी, मनावर धार के हैं। बालाघाट की बात करें तो बैहर तहसील,
नर्मदापुरम की बात करें तो केसला, दोस्तों याद रखें केसला कहाँ का अनुसूचित क्षेत्र है, तो नर्मदापुरम का है। और कोतमा और पुष्पराजगढ़ दोस्तों अनूपपुर जिले के घोषित प्रमुख अनुसूचित क्षेत्र हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। केसला कहाँ का है दोस्तों, नर्मदापुरम का है। खकनार कहाँ का है दोस्तों, खंडवा का है। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे कहूं, एक प्रश्न पूछूं कि मनावर अनुसूचित क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। ठीक, यदि आप कमेंट सेक्शन में पूछे गए प्रश्नों का आंसर देते हैं तो हमें भी मनोबल मिलता है, आपका भी रिवीजन होता है, और जिस विद्यार्थी के दिमाग से वो फैक्ट स्किप हो जाता है उसको वह फैक्ट कमेंट के माध्यम से याद आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका भी सहयोग मिलता है दूसरे की तैयारी में। तो एक सकारात्मक माहौल भी क्रिएट होता है हमारे आसपास जब हमारे कारण किसी की सहायता होती है। तो ठीक, तो कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश प्रमुख जनजातियों का प्रादेशिक वितरण एवं जनसंख्या 2011 के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे भील जनजाति की, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। कुल प्रतिशत कितना है दोस्तों, 29.08%। दोस्तों 39.08%, मैंने इसको बाय मिस्टेक 29 कह दिया। तो भील जनजाति का कुल जनजाति जनसंख्या में कितना प्रतिशत है, तो 39.08%। इस आंकड़े को आप जरूर याद रखें क्योंकि सबसे बड़ी जनजाति है, तो इतना तो आप याद कर ही सकते हैं। और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, हमने देखा था पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस ओर के जो जिले हैं वहां ही हमें जनजाति देखने को मिलेगी। तो धार, बड़वानी, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, दोस्तों यहां पर भील जनजाति निवास करती है। फिर बात करते हैं गौड़ जनजाति की, तो 33.25% क्षेत्र में पाई जाती है। संपूर्ण राज्य मुख्यतः मंडला बैतूल, सिवनी डिंडोरी, बालाघाट जबलपुर, अनूपपुर, नर्मदा घाटी के दोनों ओर हमें गौड़ जनजाति देखने को मिलेगी। संपूर्ण राज्य में आपको देखने को मिलती है, और जो मुख्य जिले हैं उनकी चर्चा हमने कर ली। फिर बात करते हैं कोल जनजाति की, 7.62% भाग पे पाई जाती है। और कोल जनजाति को हमने पूर्वी जनजाति क्षेत्र में देखा था, तो उस साइड के जिले हम ऑटोमेटिकली कवर करेंगे, और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र जैसे रीवा सतना, सीधी कटनी, शहडोल जबलपुर, उमरिया सिंगरौली और अनूपपुर। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारी चीजों को या बहुत सारे प्रश्नों को जो जिलों के संबंध में होंगे आप एलिमिनेट कर सकेंगे कि भाई इस क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है तो ये जिला होना चाहिए, बाकी 3 जिले तो दूसरे क्षेत्र में आते हैं। फिर कोरकू की बात करें तो 4.77% कुल हिस्सा है, और बैतूल, खंडवा, हरदा, देवास, बुरहानपुर, होशंगाबाद और बड़वानी में पाई जाती है। सहरिया की बात करें दोस्तों तो 4.01% हिस्सा रखती है। श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, मुरैना और दतिया में पाई जाती है। फिर बैगा की बात करें तो दोस्तों 2.71% क्षेत्र में पाई जाती है। मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, जबलपुर और सिवनी में फैली हुई है। भारिया की बात करें तो 1.26% हिस्सेदारी रखती है, और भारिया छिंदवाड़ा, पाटालकोट का तामिया विकास खंड है, यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा जबलपुर और नरसिंहपुर में देखने को मिलती है। दोस्तों बैगा जनजाति का हिस्सा कितना है, 2.71% है। सौर जनजाति दोस्तों 1.09% कुल जनजातीय जनसंख्या का हिस्सा रखती है। सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना यहाँ पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक, फिर बात करते हैं प्रधान की, तो 0.81% आबादी है कुल जनसंख्या की, और सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, उमरिया, दमोह, नरसिंहपुर और कटनी में पाई जाती है। फिर मवासी की बात करें तो 0.71% आबादी है। छिंदवाड़ा, सतना, होशंगाबाद, भोपाल, खरगोन और बैतूल में पाई जाती है। इसके अलावा पनिका 0.64%, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, उमरिया में पाई जाती है। फिर खैरवाड़ जनजाति 0.5% में छतरपुर, सिंगरौली, पन्ना, शहडोल, सतना, विदिशा, रायसेन, सीधी, उमरिया, दमोह में पाई जाती है। दोस्तों इस प्रकार से इनको याद रखना संभव नहीं है जिलेवार,
आप क्षेत्रवार जरूर याद रखें भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, और फिर वहां पर जो जिले आए उनको आप जरूर याद कर लें। मतलब उसको आप याद नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको आप ऑटोमेटिकली उनके लिए अनुमान लगा पाएंगे कि हाँ यार इस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है तो ये जिले आते होंगे। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो जनजाति सिर्फ 2-3 जिलों में पाई जाती है उनको आप जरूर याद रखें। जैसे पाव जनजाति 0.29% है कुल जनजाति जनसंख्या का, लेकिन शहडोल अनूपपुर में पाई जाती है, तो इन्हें आप जरूर याद रखें। इसी प्रकार से कंवार जनजाति शहडोल अनूपपुर की है, 0.12% कुल जनसंख्या का है। तो जो कंवार है और पाव जनजाति है ये दोनों एक ही प्लेस की है, शहडोल प्लस अनूपपुर। तो इनको आप इस प्रकार से याद कर लें, है ना, क्योंकि इनको याद करना भी आसान है और इनसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ये जनजाति किस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। इसी प्रकार से बिजवार को याद करें कि बालाघाट और सिवनी में पाई जाती है, ठीक। और फिर आगरिया की बात करें दोस्तों 0.27% पर, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, उमरिया और डिंडोरी जिलों में पाई जाती है। याद रखना है कुल हिस्सा 0.27% है। अब आपको याद रखना है या प्रश्न में बताना है कि जो आगरिया है, कमेंट सेक्शन में आंसर दें, किस जनजाति की उपजाति है। फिर उरांव की बात करें तो कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.19% है और नरसिंहपुर, अनूपपुर, जबलपुर, सिंगरौली, भोपाल में पाई जाती है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। और दोस्तों बची हुई अन्य जो जनजातियां हैं वो कुल जनजातीय जनसंख्या का 2.25% है। हमने बात करी यहां पर प्रमुख जनजातियों की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत योगदान रखती हैं। जो अंत में हमने देखा है 18 जनजातियों के अलावा जो अन्य जनजातियां हैं वो 2.25% जनसंख्या कवर करती हैं कुल जनजातियों का मध्य प्रदेश में। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों चंदा समिति की, जो कि 1960 की है। दोस्तों चंदा समिति ने अनुसूचित जनजाति में किसी भी जाति या समुदाय को शामिल करने के लिए 5 मानदंडों को निर्धारित किया था। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो चंदा समिति है इसका संबंध किससे है? अनुसूचित जनजातियों से है। अब कब की कमेटी है? तो 1960 की कमेटी है। और कितने मापदंड निर्धारित किए थे? तो 5 मापदंड निर्धारित किए थे, ठीक। कौन कौन से मापदंड है? तो भौगोलिक अलगाव, विशेष संस्कृति, आदिम जनजाति के लक्षण, पिछड़ापन और शर्मीला और संकोची स्वभाव। तो इन 5 लक्षणों को भी ध्यान रख लें जो कि चंदा समिति 1960 की थी, उसने निर्धारित किए थे जनजातियों में किसी भी समुदाय को या किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए। कौन कौन से? भौगोलिक अलगाव, विशेष संस्कृति, आदिम जाति के लक्षण, पिछड़ापन, शर्मीलापन, संकोची स्वभाव, ये 5 मापदंड निर्धारित किए गए थे, ठीक है। अब बाजू में आपको एक बॉक्स दिख रहा है, उसमें आपके लिए एक हिदायत दी जा रही है कि मेहनत अभी करना है कि बाद में करनी है। यदि अभी आप मेहनत कर लेते हो 25 वर्ष 30 वर्ष की आयु तक, तो अभी तो आपको डिफिकल्ट लगेगा सब कुछ, कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, थक गए हैं, समय नहीं मिलता, मजे नहीं कर पा रहे। लेकिन जब आप एक ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको फिर ज्यादा चढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको स्लोप के साथ जिंदगी मजे में निकलनी है। लेकिन यदि आपने अभी इस प्रकार से मौज कर ली, अभी चढ़ाई नहीं करी, तो लास्ट में आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी, बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो आपको करनी ही है। अब जब ज्यादा ताकत और एनर्जी है तब कर लें, या फिर जब स्थिति कमजोर हो जाएगी तब करें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप आज मेहनत करते हैं तो इसका फल आपको बाद में मिलेगा, बाद में सुकून रहेगा। और यदि आप आज मजे कर लेते हैं, आज ढाल में चढ़ लेते हैं, तो कभी ना कभी आपको वापस लेवल पर आने के लिए चढ़ाई तो चढ़नी ही पड़ेगी, और उस समय चढ़ाई चढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसलिए आज अच्छी ऊंची चढ़ाई कर लें ताकि बाकी समय आपको स्लोप ही स्लोप मिले जीवन में। उम्मीद है इतनी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश की तुलना में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों पर एक नजर, और हमारा आधार होगा जनगणना 2011। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। वीडियो आपको कैसा लगा इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हमें आपके परसेप्शन के बारे में आइडिया लग सके। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको भी कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक जरूर साझा करें ताकि वे भी हमारी इस सीरीज का
उचित लाभ ले सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें और तब तक ना रुकें दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।